नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजय कटोड़ में। और मैं संजय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो पे आ जाइए। और आज हम करते हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लाभकारी साबित होंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनसे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा दोस्तों। और आप 100% नंबर लेके अब की बार अपनी गवर्नमेंट जो सीट है वो पक्की करें, इंश्योर करें। दोस्तों, जो मेरे दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो बनता है वो आपके मोबाइल तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंचेगा। आपसे वो क्वेश्चन कोई नहीं छूट सकेगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। दोस्तों, जो मेरे दोस्त अब की बार सीट पक्की करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मेरे दोस्त चैनल को लाइक करें, लाइक ठोकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों के पास पहुंचे जिनको इनकी ज़रूरत है। दोस्तों, 180 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और ये आधुनिक काल चल रहा है दोस्तों। इसमें से प्रगतिवाद चल रहा है, प्रयोगवाद पहले हमने कर लिया था। छायावाद के क्वेश्चन इस जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। वहीं से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रगतिवाद। तो हमने 180 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे इसमें से, और आज आगे करेंगे। पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठें, ताकि शॉर्ट नोट्स अच्छे से तैयार करें आप, ताकि आपको बार बार वीडियो और बुक्स में मत्था ना मारना पड़े। हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। और चलते हैं वीडियो की तरफ। ध्यान से देखना, एकाग्र होकर देखना और वीडियो के लिए समय जरूर निकालना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइव बना सकता है। तो 180 नंबर आपका क्वेश्चन है, साखी के रचयिता इनमें से कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपने कर लिया था विजय देव नारायण इसके जो रचनाकार हैं साखी के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 181 नंबर। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। जो नई कविता जो पत्रिका है उसका प्रारंभ कब प्रकाशित हुआ। और आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों 1950, 1951, 1954 और 1953। सही उत्तर का आपने चयन करना है बिना किसी देरी के दोस्तों। काट डालो, फाड़ डालो इन ऐसे क्वेश्चनों को जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एक एक क्वेश्चन को काटोगे आप, एक एक क्वेश्चन को फाड़ोगे, तब आप 100% नंबर लेके मेरिट में नाम अपना दर्ज कराओगे। आपको फ़ख्र होगा और आपके माता पिता को फ़ख्र होगा, इस देश को फ़ख्र होगा आप पे। तो सही उत्तर का चयन करना। 181 नंबर में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है, वो जाता है 1951 पे, 1954 सॉरी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब होता है, 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, जितने भी इनमें साथ साथ जो कवि आते हैं उनको आपने अपनी उंगलियों पे, अपने टिप्स पे रखने हैं दोस्तों। ये तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ और चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, ये भी आपने टिप्स पे रखने हैं, क्योंकि इनमें से अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। और अगर आप बार बार इनको रोज़ाना इनको देखोगे, अपनी जो चार्ट है उस पर लगा लेना इसको, और रोज़ बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे और ये दो क्वेश्चन आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं, आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सीधा जवाब जा रहा है वो है तीसरा सप्तक की तरफ। और एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण कवि है जो है धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती जी, वो भी तीसरे सप्तक के कवि हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कवि हैं जो अलग अलग सप्तक में रखे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया। लहरों के राजहंस, अंधा युग, संशय की एक रात या फिर सिंदूर की होली। तो 183 नंबर में आपका जवाब जाता है, वो जाता है अंधा युग की तरफ, क्योंकि संजय जो है वो पितामह को सारी जो युद्ध की कहानी बताता है, तो वो अंधे होते हैं, तो इसलिए अंधा युग महाभारत के पात्रों पर आधारित ये रचना की गई है। तो ये अंधा युग किसकी है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में रखना है। और लहरों के राजहंस मोहन राकेश की है, संशय की एक रात नरेश मेहता की है और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। 183 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 184 नंबर आपका क्वेश्चन है, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है। इसमें मेरे दोस्त अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों, और उनका 1 नंबर कटा जाता है। और 1 नंबर अगर आप पीछे होते हैं तो सैकड़ों जो स्टूडेंट हैं उनके पीछे हो जाते हो लाइन में। सो दोस्तों आपको पीछे नहीं होना है, आपने मेरिट में अपना नाम दर्ज कराना है और अब की बार 100% सीट पक्की करना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसका क्वेश्चन का सही जवाब दें। छायावादी कविता का पूछा है यहाँ पे दोस्तों, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है। वो कहा जाता है अनामिका को। 184 नंबर में आपका सीधा जवाब होता है, वो होता है अनामिका को। और यहाँ पे अगर सीधा पूछ लिया जाता है छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है पल्लव को। और पल्लव किसकी रचना है, तो वो रचना है सुमित्रानंद पंत की। तो यहाँ पे 184 में आपका सीधा जवाब होता है वो है अनामिका के लिए। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए लाइक ठोक के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, किस प्रगतिशील कवि ने 1 से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूजीसी नेट 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अब की बार मास्टर कैडर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस प्रगतिशील कवि ने 1 से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की। रागे राघव ने, गजानन माधव भुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने या फिर त्रिलोचन ने। तो 185 में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है नागार्जुन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। 1 से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना किसने की, तो वो की नागार्जुन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के लाइक ठोक के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है। इनमें से कौन सा वर्ग पूछा है यहाँ पे प्रयोगवाद का केंद्र है, तो मध्यवर्ती लघु मानव, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या फिर उपरोक्त वर्ग, उपरोक्त सभी। तो 86 नंबर में आपने सीधा जवाब जाना था, वो है मध्यवर्गीय जो लघु मानव है, मिडिल क्लास है जो मध्यवर्गीय जो लघु मानव है, वो जो प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है 187 नंबर, आगे के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या है। तो 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। आगे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 7 तारों का समूह, 7 विचारधाराओं का संकलन। तो 87 नंबर में आपका जवाब जाता है, वो जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरफ, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाएं। तो इसको तार सप्तक कहते हैं। तो ये तार सप्तक किसने प्रकाशित किया, तो वो किया आगे जी ने। याद रखना दोस्तों, आगे जी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया आपके लिए। मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। मोचीराम वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना और कविता है। पहला तो ये क्वेश्चन बन जाता है ये क्या है, कविता, और दूसरे इनके रचयिता कौन है। तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं मुक्तिबोध, शमशेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर धूमिल। तो आपको पता ही है जो मोची होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो धूल में मिट्टी में ही काम करते हैं बेचारे। तो आपका सीधा जवाब जाता है ऑप्शन नंबर डी की तरफ, धूमिल इसके रचयिता रहेंगे कविता के। मोचीराम धूमिल की कविता है, ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साय में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है। दुष्यंत कुमार है, धूमिल है, रघुवीर साई है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो 189 नंबर आपका क्वेश्चन है और साय में धूप किसकी है, तो ये है दुष्यंत कुमार की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। सो वीडियो को लाइक ठोक दो जल्दी से दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और 190 नंबर आपका क्वेश्चन है, माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि का नाम बताइए। अब माया दर्पण किसकी है और जल सागर किसकी है, दोनों एक तो आपको पता चल जाए तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो माया दर्पण और जल सागर दोनों के रचयिता आपसे ऑप्शन में अजीत कुमार, धूमिल, श्रीकांत वर्मा और कुंवर नारायण। तो 190 में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है श्रीकांत की तरफ। श्रीकांत वर्मा इनके रचयिता हैं। माया दर्पण तो श्रीकांत, जल सागर तो श्रीकांत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, कृति और कृतिकार आपसे पूछ लिया गया। जंगल का दर्द है, पुरानी जुड़तियों का कोर्स है, आत्मजयी है और ठंडा लुआ है। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि हमारा भी सुधार हो सके और आपके भी और भी दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर हो सके क्वेश्चन के बारे में। जंगल का दर्द। अब जंगल को दर्द होगा तो कौन सर्वे करेगा? तो वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना करेंगे। पुरानी जुर्तियों का कोर्स किसने किया? तो वो नागार्जुन ने किया। और आत्मजयी, अब आत्मजयी है तो वो क्या है? कुंवर नारायण। अब अपने आप काम कौन कर रहा है? आत्मजयी, तो वो कुंवारे लोग कर रहे हैं। माफ़ करना, वैसे आपको याद कराने के लिए कोई सब कुछ ट्रिक बनाई जा रही है। तो ठंडा लोहा, अब धर्म में क्या होता है? ठंडा लोहा होता है। क्यों? धर्म ठंडा होता है। धर्म है जो जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। इसलिए ठंडा लोहा कहाँ का होता है? तो वो धर्म का होता है। तो धर्मवीर भारती। इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन, बार बार वीडियो को देखें, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। केंचुआ छंद, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को और अपने चार्ट में लगा लेना। केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ है? पंत की, निराला की, अंचल की, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की? तो केंचुआ छंद है जो, अब केंचुआ छंद ही हो गया तो वो क्या होगा? निराला होगा। केंचुआ छंद जो होगा वो क्या होगा? निराला होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। ये निराला की कविताओं में मिलता है। निराला जी को ठुकरा दिया था और इनकी जूही की कली से इनको प्रसिद्धि मिली, जिसको अश्लीलता का पुंज कह दिया गया था। तो 193 नंबर आपका क्वेश्चन है, लघु मानव के महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? सर्वेश्वर है, मुक्तिबोध है, विजय देवनारायण शाही है, या फिर भारती है? तो 93 नंबर में आपका सीधा सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है सी की तरफ, विजय देवनारायण शाही। लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कौन करते हैं? तो शाही लोग करते हैं। विजय देवनारायण शाही यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 94 नंबर। अगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के पर मिला? अगे जी हैं जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में पर मिला था? चिंता इतलियम, आंगन के पार द्वार, या फिर हरिघास प्रसरण पर? चारों ही इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो मिला आंगन के पार द्वार पर। इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है सतपुड़ा के जंगल। अब सतपुड़ा के जंगल हो गए तो क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके नामक काव्य कृति किसकी है, रचयिता कौन है? सतपुड़ा के जंगल हो गए तो उनमें कौन वास करेगा? अब जंगल में मंदिर किसका होता है? तो वो भवानी जी का होता है। तो सतपुड़ा के जंगल में कौन रहते हैं? भवानी कहाँ रहती है? सतपुड़ा के जंगल में। इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। तो भवानी प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है आत्मनेपद। फिर वो क्वेश्चन पूछ लिया गया, आत्मनेपद के लेखक कौन है? शमशेर है, कुंवर नारायण है, अगे है, या फिर धर्मवीर भारती है? अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। आत्मनेपद आ गया और एक रचना है आत्मजयी रचना है। तो आत्मजयी किसकी रचना है? वो है कुंवर नारायण की। और आत्मनेपद किसकी रचना है? तो ये है अगे जी की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 96 नंबर में अगे जी सी नंबर आपका सही जवाब होता है। 197 नंबर आपका क्वेश्चन है मदन वात्स्ययन किस सप्तक के कवि हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मदन वात्स्ययन पिछले मास्टर कैडेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, और फिर आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तार सप्तक में है, दूसरा सप्तक में है, तीसरे सप्तक में है, या फिर चौथे सप्तक में है? तो 197 नंबर का आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है तीसरे सप्तक की तरफ। जो मदन वात्स्ययन है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और मैं तीसरे सप्तक के और कवियों के बारे में यहाँ आपको बता देता हूँ। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, कुंवर नारायण है, कृति चौधरी है, केदारनाथ सिंह हैं, विजय देवनारायण शाही हैं, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, और सातवें हैं मदन वात्स्ययन। तो 1959 में ये प्रकाशित हुआ था, जो तीसरा सप्तक है 1959 में। आपने ध्यान देना है, और इन जो सातों कवि हैं उनका भी आपने पूरा पढ़ लेना है, अपने चार्ट में लगा लेना है। इनमें से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 198 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? अभी आपको तीसरे सप्तक के कवि बताए हैं, तो विजय देव नारायण साइन, धर्मवीर भारती, कृति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 198 नंबर का आपका जवाब जा रहा है वो है धर्मवीर भारती की तरफ, क्योंकि ये तीसरे सप्तक के कवि नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 199 नंबर, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? संशय की एक रात है, आत्मजयी है, अंधेरे में है, क्वानो नदी है। चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली, और आपका 199 में सही हो जाएगा आत्मजयी। जो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है वो काव्य है आत्मजयी, और आत्मजयी किसकी है? तो वो है कुंवर नारायण की। याद रखना दोस्तों, कुंवर नारायण की ये रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है, अंधेरे में मुक्तिबोध की है, और क्वानो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ध्यान रखना, चारों ही महत्वपूर्ण है, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 200 नंबर, क्वेश्चन नंबर 200 है, और आपने सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास है, जूही की कली है, कुकुरमुत्ता है, या फिर स्रोतस्मृति है। चारों ही रचनाएं एग्जाम में पूछी जाने वाली है। सो ध्यान देना दोस्तों, तुलसीदास निराले थे इसलिए निराला की रचना हो जाएगी। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई, और इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि इसमें अश्लीलता बताई गई थी। और जूही की कली निराला जी की प्रसिद्धि का कारण बनी, इतना ध्यान रखना है। स्रोतस्मृति इनका दुखांत नाटक है दोस्तों, स्रोतस्मृति। और स्रोत किसका नाम था? निराला जी की बेटी का नाम था। ठीक है जी। कुक्करमुत्ता निराला होता है, ये एक छोटा सा पेड़ होता है जो बरसात के समय में उगता है। पेड़ नहीं कह सकते, छोटा सा पौधा होता है जो वाइट रंग का होता है, जो अगर आपने कचरे में देखा होगा वो होता है कुक्करमुत्ता। वो अलग ही तरीके का होता है, इसलिए निराला होता है, और निराला जी का होता है। तो 200 नंबर में आपका सीधा जवाब हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुक्करमुत्ता। इनमें से निराला जी के व्यंग्यपरक जो कविता कौन सी है? 200 नंबर में ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कुक्करमुत्ता। तो चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 201 नंबर, शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवियत्री है? शकुंतला माथुर जी के बारे में पूछ लिया गया, किस वर्ग में आएगी? यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत, या फिर हाइकू। अब हाइकू के बारे में आगे आपको बताएंगे, क्वेश्चन आएगा। तो शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवियत्री है? तो 201 नंबर में आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है प्रयोगवाद की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। अगे जी ने प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, अगे जी, और शकुंतला माथुर प्रयोगवाद में आने वाली कवियत्री है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 202 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। और इन रचनाओं में कौन सा सबसे पहले लिखी गई? अब इन रचनाओं में कौन सी सबसे पहले लिखी गई? तो कामायनी, पल्लव, सांकेत, या फिर परिमल। तो चारों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, पल्लव सुमित्रानंद पंत की है, परिमल निराला जी की है। और इन रचनाओं में सबसे पहले कौन सी लिखी गई? तो 202 में आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है पल्लव की तरफ। सुमित्रानंद पंत की जो रचना है पल्लव, वो सबसे पहले लिखी गई। इन रचनाओं में, निम्नलिखित रचनाओं में, इन रचनाओं में, ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। 203 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कृति विरह काव्य है? अब जब बोल ही दिया विरह काव्य तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो विरह काव्य इनमें से कौन सी है? आंसू है, झरना है, लहर है, या फिर कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की चारों रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कृतियाँ हैं, रचना है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। और विरह काव्य कौन सा है? वो है आंसू। इसके अलावा कामायनी है जिसमें 15 सर्ग हैं, और इन सर्गों के बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 204 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? अब हरिवंश राय बच्चन की नहीं पूछा यहाँ पे। बुद्ध और नाचगर, प्रभात फेरी, पढ़ने पत्रिका, और मधुबाला। तो 204 में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी की तरफ, प्रभात फेरी। ये नरेंद्र जी की रचना है दोस्तों, ध्यान रखना, ये बच्चन जी की रचना नहीं है। तो चारों हैं, बुद्ध और नाचगर, पढ़ने पत्रिका, और मधुबाला, ये तीनों हैं जो
बच्चन जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है 204 में। 205 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से प्रसाद का काव्य गीत काव्य कौन सा है? गीति काव्य कौन सा है? कामायनी है, आंसू है, झरना है या फिर लहर है? चारों ही रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, आंसू वीर्य काव्य है, लहर और झरना बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रसाद जी की, और गीति काव्य कौन सा है? तो 205 नंबर में आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है लहर की तरफ। अब लहर को गीत की तरह गाया जाता है, इस तरह आप याद कर सकते हो। लहर बना दी जाती है, लहर ले में गाया जाता है या लहर में गाया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर यानी कि 206 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? लो जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। सही उत्तर का आपने चयन कर देना है, ठोक देना है और फाड़ देना है इन क्वेश्चनों को, और इस तरीके से याद करना है कि आपके एग्ज़ाम में 100% नंबर लेकर आप मेरिट हासिल करो। तो झांसी की रानी और हिंदी के सुमनों के प्रति कोमल और कविता पाथे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? तो 206 में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है झांसी की रानी की तरफ। याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 207 नंबर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो पंक्ति है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, तो किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर रामचरित्र उपाध्याय की? तो 207 में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है माखनलाल चतुर्वेदी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है 207 में, ऑप्शन नंबर सी, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 208 नंबर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बलिदान विलसित, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर राम नरेश त्रिपाठी की? देशभक्ति के बारे में एक पंक्ति है और 208 में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी की तरफ, राम नरेश त्रिपाठी की तरफ। सो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरे दोस्त नए हैं इस वीडियो पे तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे दोस्त अब की बार नौकरी लगना चाहते हैं, सीरियस आपको कह रहा हूँ, जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, सीरियस से पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको मदद करेगा वो टारगेट हासिल करने में जो आप सपना देख रहे हैं। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ चलें आपके लक्ष्य की तरफ। और 209 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, हाइकू। बात की थी हमने थोड़ा देर पहले, हाइकू कविता भारत में किस देश से आई? तो हाइकू जो कविता है वो भारत में कहाँ से आई? तो वो आई जापान से। हाइकू जो कविता है वो जापान से आई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला आपका 210 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाइकू कविता में कितनी पंक्तियाँ होती है? तो याद रखना दोस्तों, 3 पंक्तियाँ होती हैं हाइकू में, और ये जापान से भारत में आई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं यानी कि 2011 से बाद, तो उनमें आप देख सकते हो इन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए और बाकी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनको उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बन रहे हैं। सो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ तैयारी करें ताकि 100% नंबर लेके आप अब की बार मेरिट हासिल करो और सक्सेस आपके कदम चले। सक्सेस। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।